राधे राधे दोस्तों, मेरा एक अपने ही मोहल्ले की लड़की के साथ प्रेम हो जाता है। हम दोनों फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। हमारी काफ़ी बातें होती हैं क्योंकि मैं घर से बाहर निकला नहीं करती थी, इसलिए हमारी मुलाकात तो नहीं हो पाती है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ देती हूँ। मेरे ही मोहल्ले का लड़का बचपन से मेरा दोस्त रहता है। हम लोग एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े होते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई बंद होने के बाद वो मेरे लिए बेचैन होता है क्योंकि मैं 8वीं में गई थी। मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। मेरे पिताजी मेरे घर में ही रहते थे। वो मुझे घर से निकलना भी बंद कर दिए थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी कोई बदनामी ना हो। वो किसी तरह से मुझे इस घर से इज्जत के साथ विदा करना चाहते, जिस तरह से मेरी 2 बहनों को विदा कर चुकी थी। इसीलिए वो लड़का मेरे लिए बेचैन रहने लगा। एक दिन वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैं किसी तरह से हिम्मत जुटा के गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करूँगा। तुमने स्कूल तो छोड़ ही दिया है, लेकिन अब तुम घर से बाहर नहीं निकलती हो। मैं भी उसे दिल ही दिल पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। वो मुझसे फ़ोन पर बातें किया करता था। एक दिन मैंने कहा कि देखो, इस तरह से तुम मुझसे बातें करते रहोगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। समाज में यदि किसी को पता चला तो मेरे पिताजी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं अब तुमसे बातें नहीं करूँगी, तुम मुझे फ़ोन मत करो। तब उसने कहा कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हम दोनों को बातें नहीं, अब शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, क्या तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएंगे? मेरी माँ भी नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मेरे घर में इतना कुछ देने लेने के लिए भी नहीं है। तब उसने कहा कि मेरे पिताजी भी नहीं है, मैं अकेला हूँ अपने घर पे, मेरी सिर्फ माँ ही है। लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुन लो कि मेरी माँ बहुत खतरनाक औरत है, फिर भी शादी करना मेरी मर्जी की बात है। मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता लेके ही आता हूँ। उसने मेरे घर पर रिश्ता लेकर आया और मेरे पिताजी मान गए, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे फैमिली वाले सीधे साधे लोग थे, उसी तरह से उसके फैमिली भी सीधी सादी थी। इतना तो कमा लेते थे कि हम लोगों को किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। इतना वो लड़का भी कमा लेता था। मेरे पिताजी राजी हो गए और हमारी शादी हो गई। हमारा जो प्रेम प्रसंग था एकदम पवित्र था। हम लोगों ने कभी एक दूसरे को पास से देखा भी नहीं था, सिर्फ हमारी फ़ोन से बातें हुआ करती थी कि हम नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे को देखा करते थे। शादी के बाद हम लोग बहुत खुश थे। हमारी लाइफ जो है 2 सालों तक हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। इतनी खुशियाँ कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी दौलत मिल गई। हाँ, जहाँ तक मेरी सास का सवाल था, तो मेरे पति ने पहले ही बताया था कि मेरी माँ एक बहुत ही खतरनाक औरत है, उसे संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। एक दिन देर रात जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो मेरे पति कहने लगी कि तुम क्या करती रहती हो, तुम्हें तो मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, लगता है तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो, तुम ऊब गई हो। मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे समझ नहीं पा रहे। देखो, मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ और अभी भी मैं आपको इग्नोर करके कहीं बैठी नहीं थी। मैं आपकी माँ की सेवा ही कर रही थी। मैंने आपकी माँ के हाथ पैर दबाए, उनके बालों में तेल डाले, उन्हें कंघी किया, उन्हें सुलाया। आपकी माँ को मैं खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो सके, हमारी वजह से इस घर में कोई तकलीफ ना हो, कोई लफड़ा खड़ा ना हो, आपकी माँ मुझसे खुश रहे। लेकिन आपकी माँ है कि कभी मुझसे हंस के बात ही नहीं करती। तो मेरे पति ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ एक अलग टाइप का औरत थी, उसे खुश करना, उसे हंसा लेना बड़ी मुश्किल सी बात है। वो कभी आज तक मैंने खुद ही नहीं देखा कि वो लास्ट टाइम कब हंसी थी। इस तरह मेरे पति कहने लगे और बोलने लगे कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिली हो, नहीं तो कोई दूसरी औरत मिली होती तो वो मेरे माँ की इस तरह से सेवा नहीं करती और मेरे घर में रोज़ झगड़े होते। तब मैंने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तब मेरे पति ने कहा कि देखो, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और ना ही आज तक तुम्हें कुछ ला कर दिया हूँ। अब मैं कल तुम्हारे लिए शहर जाऊँगा, एक बहुत ही अच्छी सी साथ जोड़ा लाऊंगा। मैंने तुम्हें शादी में भी कुछ खास नहीं दिया था। तब मैंने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी आंखों के सामने रहो और मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहो। तब मेरे पति ने जिद कर दिया कि नहीं, मैं कल जाऊँगा, तुम्हारे लिए अपनी मनपसंद का एक जोड़ा लेकर आऊँगा, जिसे तुम सिला लेना और मैं तुम्हें उसमें देखूंगा। तुम कितनी प्यारी लगोगी, आज भी मुझे यकीन है कि तुम नए जोड़े में बहुत खूबसूरत लगोगी। मेरे पति सुबह उठकर ही शहर चले गए। बोल के गए थे कि मैं इस टाइम पर आ जाऊंगा, लेकिन मैं उनका इंतजार करती रही। मैं बहुत खुश थी कि जब मेरे पति अपने हाथ में जोड़ा लेकर आएंगे और वो मैं पहनूंगी, मेरे पति मुझे देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे उस जोड़े को देखकर। मुझे देखकर पता नहीं मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी, क्या मैं अपने पति के बताए हुए हिसाब से ही लगूंगी। यही सारे सपने लेकर मैं इंतजार कर ही रही थी कि लेकिन मेरे पति 3 घंटे लेट हो गए। मैंने सोचा कि शहर में और कोई दूसरा काम हो गया। मैं अपने मन को बहलाते हुए इस तरह से मन में सोची, लेकिन जब 3 से 6 घंटे लेट हो गए तब मुझे
टेंशन होने लगा कि क्या बात है, मेरे पति वापस नहीं आए, 6 घंटे लेट हो गया। इसी तरह से देखते देखते रात को 2 बज गया, मेरे पति वापस नहीं आए। मुझे घर पे नींद नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर करवटें बदल रही थी, फ़ोन को भी देख रही थी कि शायद वो मुझे कुछ फ़ोन करके बताएंगे, लेकिन कोई खबर नहीं आई। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई दूसरा बोल रहा था। कहने लगा कि क्या राजीव की पत्नी आप ही हो? मैंने कहा हाँ हाँ, राजीव की पत्नी मैं हूँ। कहाँ है राजीव, से बात करवाइए ना। तब उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल एडमिट है, वो अभी इस टाइम पर बोल नहीं रहे। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का पता बताया। मैं तो दरवाज़ा खोलकर इस तरह से बाहर निकली जैसे आज नहीं निकली तो इस दुनिया में कभी मेरा कोई होगा ही नहीं, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैंने इधर उधर से नंगे पैर ही, मैंने पैर में चप्पल भी नहीं पहने, मैं भागती हुई बाहर निकली। तभी सास ने कहा क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों तोड़ रही है? मैंने कहा कि माँ हॉस्पिटल में है राजीव, राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। तब मेरी माँ ने कहा कि करमजली क्या खबर सुना रही है तू, क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरी माँ तो मुझे हमेशा ही घोषती रहती थी, सासू माँ को तो मुझ पर थोड़ी ना भरोसा था। मैं दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल के लिए चल दी। तभी उन्होंने कहा कि रुक मैं भी चलती हूँ। हम दोनों ही बाहर निकले और कुछ घंटों के बाद ही मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई। तब मैंने देखा कि मेरे पति एक बेड पर पड़े हुए थे और उनके ऊपर बहुत सारी मशीनें लगाई गई थी। मैंने डॉक्टर को पकड़ते हुए कहा कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं डॉक्टर को एक साइड में की, झकझोरते हुए राजीव को पूछी राजीव क्या हुआ, कि तुम्हें क्या हुआ? राजीव कुछ बोल नहीं रहे थे, बस उनकी आंखें खुली हुई थी। मैंने सब उनके शरीर में देखा कि उनसे कहीं भी खून नहीं निकल रहा था, कहीं भी उनके शरीर में ज़्यादा चोट नहीं आई थी। बस थोड़ा सा चेहरे और सिर में उनको लगा हुआ था, थोड़ा छाती में उनको ऐसे काला पीला उनके शरीर में हो रहा था, बाकी उनके शरीर में कहीं फूटा हुआ नहीं था। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरे पति तो ठीक हैं, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर ने कहा इन्हें पैरालिसिस हो गया है, इनका जो शरीर है पूरा बंद हो गया है काम करना, सिर्फ इनका दिमाग चल रहा है, इनका हाथ पैर बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि मैंने कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, कभी किसी की हॉस्पिटल नहीं देखी थी, मुझे नहीं पता था कि बीमारी कैसी कैसी होती हैं। वो तो कुछ बोले नहीं, इतना बोलकर अपना कुछ दवाइयाँ ट्रीटमेंट कर कर चले गए। मैं नर्स से बोली कि नर्स क्या बोल कर गए हैं, मेरे तो समझ में नहीं आया। नर्स ने मुझे बताया कि इनको ऐसी बीमारी लगी है, ये चाह कर भी अपने हाथ पैर उठा नहीं सकते, इनके हाथ पैर नहीं उठेंगे। लेकिन ये सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उठना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? तब नर्स ने कहा कि दिन की तो बात नहीं, मैंने यहाँ पेशेंट को देखा है कि कई महीने में ठीक होते हैं, कोई तो 2 दिन 4 दिन में भी ठीक हो जाता है, किसी को सालों लग जाता है ठीक होने में। मैं वहीं पर सर पकड़ कर रोने लगी। मेरी माँ भी कहने लगी कि तू ही मेरी बेटे की किस्मत में आई है, तू बड़ी ही बदकिस्मत है, जब से तू मेरे बेटे के नसीब में आई है तो कभी सुख मेरे जीवन में लिखा ही नहीं था, कभी मेरे घर में सुख आया ही नहीं, तू अभागन है, तू दुखी है। इस तरह से अपशगुन कहकर मुझे मेरी सास चिल्लाने लगी। तभी मैंने कहा कि माँ जी पहले दवाई माँ इनकी करवाते हैं, इनकी दवाइयाँ होने दीजिए, आप मुझे बाद में कोस लेना जो भी होगा। मेरे पति सिर्फ आंखें से खुली आंखों से मुझे देख रहे थे, मेरी सास की बातें सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर अब क्या होगा, इनकी दवाइयों का खर्च क्या होगा? इस तरह से हम लोग परेशान ही थे कि डॉक्टर बोला कि इनकी दवाइयों का खर्च कैसे होगा, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। फिर मेरे पिताजी भी आ गए, सुबह हो गई थी। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आपके पास जो भी पैसे हो इनकी दवाइयाँ के लिए आप खर्च करें। मेरे पिताजी ने कुछ पैसे निकालते हुए दिए और कहा कि अब तो मैं ज़्यादा पैसे भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने तेरी शादी में ही सब कुछ खर्च कर दिए थे। मेरे पास वही रहने का एक मकान है और उसे मैं बहुत ही जल्द बेच देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से पता नहीं कितना खर्च आएगा। ये सारी बातें हमारी डॉक्टर सुन रहा था, जिसका नाम संजय था। डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों को घर बेचने की या इनकी दवाइयों की ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई ऐसे पेशेंट की मदद की है और मैं इस पेशेंट की भी मदद करूंगा, इनकी दवाइयाँ मैं फ्री में करूंगा। बस आप लोग इनका अच्छे से ध्यान रखें और अपनी बेटी को बोलिए कि ये उनसे बातें करते रहें, उनकी मतलब जो पुरानी यादें हैं एक दूसरे के साथ बांटते रहें, उन्हें बैठकर बताएं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। इस तरह से डॉक्टर ने कहा। तभी मुझे लगा कि ये डॉक्टर हमारी क्यों मदद करेगा। फिर भी मैंने सोचा कि डॉक्टर बता रहा है ना कि मैं कई लोगों की ऐसे ही मदद किया हूँ, मेरे हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसे लोग आते हैं कि मैं मदद कर देता हूँ। फिर मुझे लगा कि हे भगवान, ये डॉक्टर कितना अच्छा इंसान है जो मेरी मदद करना चाहता है, मेरे पति को बिना पैसे की दवाइयाँ करना चाहता है। मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटी यहाँ पर रहकर तू क्या करेगी, अब डॉक्टर तो मदद भी करना चाहते हैं तो ध्यान भी रख ही लेंगे। चल बेटी, मैं तुझे अपने साथ ही लेके चलूँगा, यहाँ लड़की का रहना कुछ ठीक नहीं रहेगा।
तब वो डॉक्टर हमारी सारी बातें सुन रहा था और पास में आकर कहने लगा कि हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करें, आपकी बेटी यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यहाँ उनके साथ उनका एक आदमी का रहना ज़रूरी है जो उनको जानता है, जिसके साथ उनका ज़्यादा प्रेम है। ये उनकी पत्नी है, ये बता रही है कि हमारा प्रेम विवाह हुआ है। तो यदि उनके साथ ये रहेगी और उनके अपने साथ बीती हुई यादों को, पलों को उनके साथ से बातें करेगी, तो इनको ठीक होने का ज़्यादा चांसेस है। ये हाथ पैर उठा सकते हैं, मतलब जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो अपनी लड़की को यहाँ छोड़ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर हर टाइम पर नर्स और सिस्टर मौसी लोग रहती हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, इनके रहने सोने की बात है तो ये अपने पति के साथ दिन में बैठ सकती हैं, और जब इनको सोने का रहेगा तो एक स्टोर रूम है जिसमें हमारे हॉस्पिटल का सामान है, वहाँ पर थोड़ी सी जगह है, अगर ये चाहे तो वहाँ पर सो भी सकती हैं। मेरे पिताजी ने ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ पर छोड़ दिया, और मैं भी चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ से कहीं ना जाऊँ। मेरा दिल कहीं जाने को कर नहीं रहा था। मैं उस डॉक्टर का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही थी कि हे भगवान, ये डॉक्टर कितना अच्छा है, मेरे इस मुसीबत में मिल गया। मैंने पता किया कि जिस बीमारी से मेरे पति गुजर रहे, उस बीमारी का तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, और हमारा घर बिक भी जाएगा तो हम 2-4 दिन से ज़्यादा अपने पति की दवाइयाँ नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं थी, रहने के लिए वही छोटा सा एक घर ही था। इस तरह से मैं उस डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देते हुए दिल से वहीं पर अपने पति के साथ रुक जाती हूँ। मेरे पति की दवाइयाँ चलने लगती हैं। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। मैं अपने पति के साथ बैठती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे इतना नींद क्यों आती है कि मैं पूरा दिन मैं दिन में नहीं सोती हूँ, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। ऐसे कुछ दिनों तक किया। फिर मेरी एक सिस्टर थी वहीं, जो मुझे मेरे पति की देख रेख करने आती थी। वो मुझे जब दिन में चाय देती थी तब मुझे दिन में नींद आने लगी। पहले तो मुझे ना दिन और रात में नींद आती थी, कई दिनों तक मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन वो मेरी ध्यान रखने लगी। उसने मुझे कहा कि तुम चाय पी लो। कभी मुझे शरबत ला के देती, कभी चाय देती, कभी मुझे नाश्ता देती। तो मैं सोच रही थी कि ये हॉस्पिटल में मेरे पति की तो फ्री में दवाइयाँ भी हो रही है, और ये नर्स कितनी अच्छी है जो मुझे सब कुछ ला कर देती है, मेरा ध्यान रखती है। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम थोड़ी कमज़ोर सी लगने लगी हो, तुम खाया पिया करो, तुम अपना ध्यान नहीं देती हो, तुम इतनी खूबसूरत भी हो और जवान हो, तुम्हें इस तरह से अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तुम ठीक रहोगी तभी तो तुम अपने पति का ध्यान रख पाओगी। मैंने सोचा कि मेरे पति आखिर सुन तो रहे हैं ना, फिर इसको मेरे ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तुम खूबसूरत और जवान हो। यदि मेरी मदद ही कर रहा है तो इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी मैंने सोचा कि शायद इसके मुंह से निकल गया हो, मुझ पर हमदर्दी तो कर ही रहा है, मेरे पति की दवाइयाँ जो कर रहा है, तो शायद इसके मुंह से निकल गया हो। कोई बात नहीं, इतना अच्छा है जो मेरी मदद कर रहा है, वो मेरे बारे में बुरा क्यों सोचेगा। इस तरह से मैं सोचकर उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और अपने पति की सेवा में लगी रही। मैं जब घर पर गई एक दिन मुझे कुछ कपड़े और सामान की ज़रूरत थी। जब मैं घर में गई तो मेरी सास ने कहा कि तू हॉस्पिटल में क्यों रहती है, तू घर में क्यों नहीं रहती, तेरे बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ तो मेरा जीना हराम हो गया। मोहल्ले के लोग भी आके सुना रहे हैं, लोग कहते हैं कि तू शहर पैसे कमाने के लिए जाती है, तू वहाँ रंगरेलियाँ मना रही है हॉस्पिटल में। मैंने कहा माँ आप क्या बोल रही हो, मैं हॉस्पिटल में रंगरेलियाँ मना रही हूँ, मुझे तो कुछ पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, मैंने कई दिनों से सोया भी नहीं है, मैं तो उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती फिर आप ही जाओ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर किसी एक को रहना चाहिए। तब माँ ने कहा कि तुझे क्या ज़रूरत है वहाँ पर रहकर, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं ना। तब मैंने कहा कि माँ जी आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं, आपको अपने लड़के की भी परवाह नहीं। आप लोगों को पता है कि आजकल हॉस्पिटल में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन अच्छे से देख रेख करेगा। कुछ उल्टा सीधा किसी ने कर दिया तो फिर हम कहीं का नहीं रहेंगे, इसीलिए किसी न किसी को तो वहाँ पर रहना पड़ेगा। मेरे बूढ़े पिताजी तो रह नहीं सकते। हाँ, आपकी बेटी है जो आपने विदेश में शादी करके रखी है। एक मेरी ननद भी थी जो अभी इस टाइम पर अपने इंडिया से बाहर रह रही थी, क्योंकि उसकी शादी हुई थी तभी वो लड़का बाहर रहता था, अच्छे पैसे वाले थे। तब मैंने कहा कि आप अपनी बेटी से बात करके कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करवा लेती, हाँ कुछ पैसे ही क्यों नहीं मंगवा लेती कि डॉक्टर का एहसान भी हमें ना लेना पड़े। तब मेरी सास ने कहा कि डॉक्टर फ्री में दवाइयाँ कर रहा है ना, तो तुझे मेरी बेटी से उधारी पैसे लेने की क्या ज़रूरत है, वो डॉक्टर सब कर रहा है और तू जो वहाँ रहती है। मेरी सास ना जाने मेरे ऊपर किस तरह से आरोप लगाने लगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मेरी सास कह रही थी कि तू जवान है, खूबसूरत है, जाके कमाना पैसे। तो मैंने कहा कि इसका क्या मतलब, आप मैं किस तरह से पैसे कमाऊं? आपका बेटा बिस्तर में पड़ते ही आप मुझे इस तरह से क्यों ताने दे रही हो? क्या आप नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं? मेरी सास जब भी मैं घर जाती मुझे बहुत बुरे अंदाज से ताने देने लगी। मैंने अब सोच लिया कि मैं हॉस्पिटल से अपनी सास के घर ही नहीं जाऊंगी। मैं एक दिन अपने पिताजी के घर चली गई, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ कपड़े उपड़े भी लेने थे। अब तो मेरी सास को लगा कि मैं कई दिनों से घर पर ही नहीं आई, उन्हें पता नहीं चला कि मैं पिताजी के पास गई थी। वो और भी ताने देने लगी, हॉस्पिटल में आकर बहुत कुछ सुनाने लगी। वहीं पर मेरे पिताजी भी बैठे थे और कहने लगे कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, आप यहाँ पर बच्चों को संभालने आती हैं कि यहाँ पर ताने मारने आती हैं? बेटी तू इस तरह से कैसे इस घर में गुजारेगी? दामाद का तो कुछ पता नहीं कितने दिन में उठने वाले हैं, और इधर तू दामाद की सेवा कर रही, उधर जाके जब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में जाती है तो घर का सारा काम तू अकेले करती है। तेरी सास तेरे लिए हफ्ते भर का बर्तन कपड़े का सारा काम भर के रखती है कि तू आके करेगी। तेरी हालत जो हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि दामाद से पहले, उनके उठने से पहले ही तू भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट ही होने वाली है। तेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। और सच में मैं इसी तरह से हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी भी लग रही थी। एक दिन मेरे तो पैरों तली से ज़मीन खिसक गई। मुझे कभी भी ऐसा मालूम नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। अभी इतना बुरा होने के बाद भी बुरा होगा। मैं उसी स्टोर रूम में पड़ी थी। सुबह ही उठी, मैंने देखा कि मेरी शरीर बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैं उठ के बाथरूम की तरफ गई, और वहाँ से जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि जिस चादर में मैं सोई हुई थी वो चादर उठा के एक नर्स सफाई के लिए लेके जा रही थी। मैंने कहा कि अभी रात को हुई तो तुमने ये चादर मुझे सोने के लिए डाली थी, फिर उठा के क्यों लेके जा रही है? तब उसने कहा कि थोड़ी सी चादर गंदी हो गई है। मैंने कहा कि रख नीचे रखो, मुझे भी देखना है कि ये चादर कैसे गंदी हो गई है। तब उसने चादर दिखाया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। तब मैंने उससे कहा कि तू सच सच बता, ये सब किसने किया? तब उसने कहा डॉक्टर राहुल ने किया है। डॉक्टर राहुल ही जो भी करते हैं आपके साथ करते हैं। तो मैंने कहा कि तुम इस तरह से तुम मुझे बताई क्यों नहीं? तब मैंने उससे बहुत झगड़ा किया। उसने कहा कि इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, डॉक्टर तुम्हें जो चाय देते हैं उसमें ही सारी नींद की दवाइयाँ रहती हैं, और वही तुमको देख के ही तुम्हारे पति की दवाइयाँ कर रहे हैं। डॉक्टर थोड़ा इस टाइप के है ही। मैं सर पकड़ कर वहीं बैठ गई कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, अब मैं तो कहीं का नहीं रही, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं? मैं वहाँ से रोते हुए अपने पति के पास गई और उनको झकझोरते हुए मैंने सब कुछ उनको बताया कि ये डॉक्टर मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, तुम्हारी दवाइयों के बदले में उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं जाऊँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मरने जा रही हूँ। तुम हॉस्पिटल में पड़े हो तो जब उठ पाओगे तो उठना, अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं बची हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी। इस तरह से मैं वहाँ से चलने लगी। तभी वो डॉक्टर मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं बोली मेरे साथ मेरे पीछे मत आना। वो डॉक्टर बोला रुक जाओ। मैंने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना। डॉक्टर कहा कि देखो तुम खूबसूरत हो और जवान हो, मैं भी खूबसूरत जवान पढ़ा लिखा हूँ, पैसे कमाता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से मैं भर दूँगा। और तुम्हारे पति का क्या, ये तो कभी उठने वाला ही नहीं, और हमारी शादी हो जाएगी तो ये नींद में ही मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूँगा। मेरे पास इसके भी दवाइयाँ हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही तुम्हारे पति के पीछे इतने सारे पैसे लगा के दवाइयाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जान देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो। मैं दूर दूर जाने लगी। वो डॉक्टर मुझे पकड़ने वाला ही था। तभी पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ कि मेरे पति उस डॉक्टर का गला पकड़ लिए और उसे एक साइड में झटक दिए। मैं तो देखी तो हैरान रह गई कि मेरे पति ने उसे कैसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो बेड में उसी तरह से गिर गए और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगे और फिर शांत हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। शायद मेरे पति मेरी रक्षा करने के लिए वहाँ पर भगवान ने उन्हें थोड़ी सी ताकत दे दी थी। फिर इस तरह से मैंने डॉक्टर से बहुत झगड़ा किया और मैं कंप्लेन करने के लिए जा ही रही थी। संयोग बस उसी दिन उस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर आए हुए थे, जो हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर थे। मैंने उनसे सारी बात बताई। वो उस डॉक्टर को, राहुल को बुलाकर बोलने लगे कि तुम इस तरह से हॉस्पिटल में करते हो, तुमने कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा और उन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन ये लड़की एक शरीफ खानदान की लड़की है, इसने सब कुछ
बता दिया और पैसे की लालच में इसने अपने आप को धोखा नहीं दिया, अपने पति को धोखा नहीं दिया। तुम एक डॉक्टर कहने के लायक ही नहीं हो। मैंने कहा कि मैं रिपोर्ट करूंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी। तब उन डॉक्टर ने कहा कि तुम कर सकती हो, तुम पूरी आज़ादी है तुमको, लेकिन तुम्हारा पति हॉस्पिटल में है, तुम थोड़ा इन्हें ठीक हो जाने दो। तुम अगर वहाँ चली गई तो तुम्हारे पति की देख रेख कौन करेगा? तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे तो तुम जो करना चाहोगी वो करना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा। लेकिन मैंने कहा कि अब आप मेरी मदद क्यों करेंगे? जो डॉक्टर कर रहा था वो तो अपने मतलब के लिए कर रहा था, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसके बदले वो मेरे पति की दवाइयाँ कर रहा था। तब उस डॉक्टर ने कहा कि हाँ बात सही है, मैं किसी को धोखा नहीं देता, किसी की मदद के नाम पर मैं कुछ लूटता नहीं हूँ, मैं किसी की ऐसे मदद नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हारे पति को यहाँ से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में मेरी जानकारी के बिना जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। इसका पाप का भागीदार मैं खुद को भी मानता हूँ और मैं तुम्हारे पति को बहुत ही जल्द ठीक करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से मेरे पति की दवाइयाँ उसी हॉस्पिटल में चलने लगी और मेरे पति बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। पता नहीं राहुल डॉक्टर मेरे पति के साथ क्या कर रहा था जो कि वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर मेरे पति एक दिन ठीक हो गए और मुझसे बातें भी करने लगे। मैंने अपने पति को कहा कि अब आप ठीक हो गए हैं, आपको मैंने सारी बातें बताई थी, शायद आप मुझे अपने लायक अब ना समझते हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सुखी रहें और मैं अब अपने घर जा रही हूँ। फिर मैं अब इस दुनिया से क्या करूँगी क्या नहीं, मैंने सोच रखा था कि अब मैं जाके खुदकुशी कर लूँगी, अब मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि तुम कुछ नहीं करोगी, मुझे पता है कि तुम खुदकुशी करने जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूँगा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं सब सुन रहा था, समझ रहा था, बाकी मुझे तो भले ही भगवान ने बिस्तर में पड़ा रखा था, लेकिन मेरा दिमाग और मेरा कान तो चल रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी क्यों मानती हो? दोष मेरा है जो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इस तरह से मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया और उन्होंने मुझे माफ़ किया। वो मुझे बिल्कुल दोषी नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा आज भी उस डॉक्टर को बद्दुआ दे रहा था। मेरे पति ने कहा मेरे पास जो बैंक में थोड़े पैसे पड़े हैं उससे हम किसी दूसरी जगह शहर में जाएंगे और वहाँ पर कोई भी काम ढूंढकर वहाँ पर अपना गुजारा कर लेंगे। मैंने कहा कि ऐसा मत बोलो, तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, हमारे जाने के बाद माँ की कौन ध्यान रखेगा? मेरे पति ने कहा कि माँ भी इतनी खतरनाक है कि वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी, वहाँ तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। मैंने कहा हम लोग माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पति ने कहा कि तुम सच में देवी हो, मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दूसरे कहानी में इसी तरह से। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।